बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारा चैनल खट्टी मीठी बातों का तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड जो एक पाकिस्तानी सियासत के बारे में थे, पहला, दूसरा जनाब इंतखाबात अमेरिका के, और ये पहला मैंने 3 तारीख को किया था जिस दिन अमेरिका में इंतखाबात थे, नवंबर को, दूसरा 5 को, और आज हम ये करने जा रहे हैं तीसरा। आज जैसा कि बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ने बहुत सवालात भेजे हैं जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लोगों ने मुझे इस बात पे भी क्लियरिफिकेशन मांगी है कि भाई आप कैसे कहते हैं कि बेनिफिशरी बिलावल साहब होंगे या उनका और इस्टेब्लिशमेंट का प्यार बढ़ रहा है। जी हाँ, प्यार। और इसके अलावा क्योंकि नतीजे जब आ चुके हैं, जब नतीजे आ चुके हैं अमेरिका के इंतखाबात के, तो उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन भी क्लियर होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि अगर हम इसको सियासत को बड़े गौर से देखें, पाकिस्तान की सियासत को, तो इसमें जो एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो खिलाती है और जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? एक नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल, क्योंकि जरदारी साहब तो अल्टीमेटली रिटायर होते जा रहे हैं, तो लिहाजा हम बिलावल साहब ही को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बिलावल साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, और 12वां खिलाड़ी भी एक होता है जनाब, जिसको हम कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो 12वें खिलाड़ी क्या होते हैं? 12वें खिलाड़ी वो होते हैं जो हरावल दस्ते का रोल अदा करते हैं। मतलब ये कि जिनको आगे प्यादा फौज लिया जाता है। जैसे हमने अब जब तहरीक चली या चलाई गई, और या धरना जो भी हम कहें ना, इमरान खान साहब ने किया, तो जाहिर है कि हरावल दस्ता कौन था? ताहिरुल कादरी साहब। क्योंकि ये लोग जो होते हैं मजहबी, इनके बड़े कमिटेड लोग होते हैं। प्रॉब्लम यही है ना, फिर बात करेंगे कि इंतखाबी पार्टी क्या होती है और नज़रियाती पार्टी क्या होती है। ये बड़ी लंबी बहस है। पाकिस्तान में इस वक्त नज़रियाती पार्टी सिवाय मजहबी कि भाई मैं देवबंद मसलक का हूँ या बरेलवी मसलक का हूँ या अहले तशय्युअ हूँ, वो एक अलग है, वो कमिटेड है। बाकी कोई पार्टी नज़रियाती इस वक्त नज़र नहीं आती, और ना है जो बड़े लीडरों की बात करें। इतने बड़े लीडरान हैं, उनकी सब इंतखाबी पार्टी हैं। वो तो उनको ही करते हैं कि इलेक्टेबल कौन है, कौन जीत सकता है, कौन सा घोड़ा जीत रहा है, किसके पास कितने गांव गुलाम हैं उसके, ताकि उनको वोट दे और वो जीत जाए। लोग माशी तौर पे आज़ाद नहीं। तो चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, पीस पार्टी हो, इमरान खान साहब हों, वगैरह वगैरह, सब इंतखाबी पार्टी हैं। तो जब खून की ज़रूरत होती है या तहरीक चलाने की ज़रूरत होती है, तो फिर या तो आप तो मजहबी पार्टी को ले लाना पड़ेगा आजकल के दौर में, वरना कोई ऐसा नज़र नहीं आता सिलसिला। खैर, ये तो एक ज़िमनी बात है। तो मैंने कहा कि इस वक्त 3 खिलाड़ी और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो खिला रही है इन लोगों को। तो जिस वक्त अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि जब फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट ने कि नवाज साहब का पत्ता साफ करना है, ठीक है, वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कहा कि यार प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं और लीडर बना रहे हैं इमरान को, क्योंकि पंजाब से लीडर बनाना था, और इस पार्टी में बिलावल साहब काफ़ी नामुज़्ज़त है, और जरदारी को तो वो अपने मफादात के लिए, भुट्टो की रूह को करने के लिए इतना बदनाम कर चुके थे कि पंजाब के लोग जो है आसिफ जरदारी के नाम से ही चिढ़ते हैं और चिढ़ते थे और चिढ़ते रहेंगे। 12 इमरान खान पे फैसला हुआ, उसको पॉलिश करके, मक्खन मुर्शबी साफ़ सुथरा करके, ये करके वो करके उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन यार, इमरान खान साहब की ज़ाहिर हम तो बना रहे हैं कि उसकी अवामी ताकत या पार्टी की अपनी एक तंजीम जो होती है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने 4 साल उसको प्रोजेक्ट किया वहाँ पर सूबे सरहद में, 3 साल जो भी 2-3 साल, और ये क्या ओके, लेकिन सूबे सरहद की तो कोई वैल्यू नहीं है ना कौमी असम्बली में। तो होगा क्या? तो उन्होंने फिर कहा कि अगर 2 103 मैदान में थे, 2 को मिलाओ,
वो जरदारी साहब के पास उनसे बातचीत किया, उनसे कहा कि भाई तुम ये रोल प्ले करो क्योंकि इस वक्त पावर में जो सीटें तुम्हारी हैं, अगर हमें नवाज को सेनेट में आने से रोकना है सीरीज पे इसकी पार्टी को, तो वो उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की और वो उन्होंने कहा ठीक है मैं रोल प्ले करता हूँ, सारी यकीन दहानियाँ जो भी थी तय हो गई। फिर यह हुआ कि जनाब उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को गिराया और उसके बाद भी उन्होंने फिर सेनेट के इंतखाबात में नवाज को नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने कहा भी कि रज़ा रब्बानी को लिया और नवाज ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर उनकी बातचीत हो चुकी थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन्होंने वो किया कि नहीं आने दिया। अब जरदारी साहब की शराइत क्या थी, किस बुनियाद पे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया? तो ज़ाहिर है वफादात, वैसे इनकी हुकूमत चाहिए, ठीक है आप इमरान को ले आओ फेडरल में, आई डोंट हैव ऑब्जेक्शन। पहले भी नवाज शरीफ थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि अभी मेरी पार्टी फेडरल में तो नहीं आ सकती, लेकिन मुझे आप जो है कौमी या नेशनल जो बनेगी हुकूमत उसमें इतना परसेंटेज देंगे। और बहुत सी बातें हैं कि डिप्टी स्पीकर का क्या होगा, और फिर डिप्टी स्पीकर तो वैसे ही उनको मिल गया था बलूचिस्तान का, बहरहाल सॉरी सेनेट का डिप्टी स्पीकर। तो कुछ यकीन दहानियाँ थीं। इंतखाबात करीब आए, नवाज को निकाला गया, और जब इंतखाबात करीब आए तो इमरान साहब थोड़े से बदल गए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट देखा, भाई देखो ना तो मैं जरदारी साहब को सिंध हुकूमत में भी वो अटक गए, पहले तो कहा सिंध हुकूमत ही मुझे दे दो, मैंने GD भी बनवाई है, ये भी बनवाई है, वो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी है, बगाड़ा भी है, अला है भला है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ, क्योंकि मेरा बयान यही है कि मैं करप्ट लोगों के साथ नहीं चलूँगा, लिहाजा अगर मैं जीत के आप लाते हैं मुझे जो भी बढ़ते हैं, मेरा बयानिया कमज़ोर हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो आप जो है ना सिंध भी मेरे हवाले करें। जरदारी साहब ये खड़ा करने का, यार तुमने ये हरकत क्या कर रहे हो? इस्टेब्लिशमेंट से उनकी भी काफ़ी लेदे हुई कि भाई ऐसा नहीं होगा, वरना तो फिर मैं भी नवाज के कैंप में जा रहा हूँ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जरदारी साहब को उन्होंने कहा ठीक है सिंध हुकूमत तुम्हें दे देंगे, लेकिन बाकी जगह हम इमरान को ठंडा करेंगे, अभी मान नहीं रहा है वो बात की बात है। जरदारी साहब भी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा यार जो मिल रहा है वो तो भी पकड़ लो, आगे देखी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर वो भी इंतखाबी पार्टी हैं। अब वो इस ज़माने में भुट्टो के मरने के बाद जो उनके जियाले थे वो खेल ख़त्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी अब सिर्फ बड़ेरों का एक टोला है जिसने अपना कंट्रोल किया हुआ है, वो मतलब वो इलेक्टेबल जितने होते हैं ना वो ही हैं वहाँ के, तो वो ज़ाहिर है कि उनके साथ हैं, वही चीज़ चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा यार अगर ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट हाथ डाला तो ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो फिर भी और लम्बा फड्डा भी होगा, तभी जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। बात ख़त्म हो गई। उन्होंने रूल भी किया, उन्होंने मुश्तरका सदारती लीडर ना आने दिया। नवाज ने बहुत कहा कि ले आते हैं हमारी सेनेट में, इसमें सब मिला के हम जीत सकते हैं। सर उनका नहीं, उन्होंने एहतजाज ऐसा को खड़ा कर दिया क्योंकि वो ज़ाहिर उनकी कमिटमेंट थी, क्योंकि उनको सिंध के अंदर हुकूमत दे दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और नतीजा ये हुआ। और हाँ इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया था कि भाई सिंध में तुम देंगे, लेकिन कराची की जो MQM की सीटें वो हम तश्तरी में रख के इमरान साहब को देंगे, क्योंकि हमें तो कौमी असम्बली उसके लिए सीटें चाहिए। जरदारी साहब ने एतराज़ नहीं किया, कि ठीक है यार अगर यहाँ की 20-22 सीटें जो भी अब तश्तरी में रख के देना चाहते हो तो वो दे दो, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं कोशिश तो कर रहा था कि शायद मुझे मिले, लेकिन ज़रा आप क्योंकि मुझे बनाना नहीं चाहते, लेट देम को जाने दें, दे दें उनको। इस तरह वो अल्ताफ़ की सीटें तश्तरी में रख के पेश कर दी गई इमरान साहब को, और कर करा के उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया गया। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ये इख्तलाफात अब जब वक्त आया तो जो सबसे बेस्ट सिनेरियो जो आर्मी चाह रही थी वही था कि जब एक खिलाड़ी को मारते हैं बड़े को, जो भी पंजाब से बिलोंग करता है, सेंट्रल पंजाब का है, 62% पॉपुलेशन वहाँ की है। चलो सराय की बेल्ट में तो चलो अपने बड़े रेशेडरों का गेम है, आप उनको निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है सेंट्रल पंजाब जो कि रूल करता था, रूलिंग क्लास ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल पंजाब। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जरदारी साहब को और इमरान साहब को मिलाया जाए, लेकिन इमरान साहब अपनी ज़िद में सियासी गलती कर बैठे और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो नहीं करना है। नतीजे हुआ कि उन्होंने
जरदारी साहब हाथ बढ़ाते रहे कि ठीक है ये, लेकिन उन्हें नहीं होने दिया और नतीजे ना उनको ना कौमी असम्बली में कोई वजारतें मिली ना कुछ और मिला, और वो एक तरीके, लेकिन सिंध गवर्नमेंट मिल गई तो चलो बैठ गई। फिर मुकदमात खुल गए, मुकदमा में गिरफ्तारियाँ हुई, जो भी हुआ उनकी बहन के उनके खिलाफ, ये खुर्शीद शाह या अला बला स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी साहब, 12, इन तमाम वजूहत की बना पर उनके दिल में ये आ गया जरदारी साहब के कि यार ये मामला जो है ना, अपने इमरान हमसे बात करने का वो नहीं करेगा, और ये फ़ौज भी हमें लॉलीपॉप दे रही थी। फ़ौज से इमरान नाउज़ुबिल्लाह ये कहने का कि इस्टेब्लिशमेंट, सर एक इदारे को नहीं कहना चाहिए, उसमें सब बनासिर जो मैंने आपको बताया वो जो मिलके करते हैं, तो इसमें कोई वो ताल्लुक नहीं होता है। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसने 12 जो भी मुझे इतना दे दिया तो यह, लेकिन ये गलत किया। तो उनके दिल में एक बात थी कि वो देखते हैं आगे कितने चलता है। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी बिल्कुल ही इमरान का नाकामी हो गई और वो बिल्कुल ही फेलियर हो गया उनका, कि उन्होंने इक़्तिसादी तौर पे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया रहा, लोग चीख मारने लगे, और चीखें जब पंजाब से उठने लगी तो सबको अंदाज़ा हो गया। और उसके बाद जैसे वो नवाज़ की कैंप में आ गए, उनका ठीक है चलो यार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी हो। इधर हरावल दस्ते में फजल रहमान को आगे रखा, 12वां खिलाड़ी, चल भाई बंदे तेरे पास हैं, 46 चल। तो ये वो कहानी है जो इस वक्त चल रही है। अब फिर वही कहानी आके खड़ी हो गई कि इतनी वजह से जब तहरीक आती है, PDM का मसला आता है, तो अब आर्मी फिर उसी पुराने फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा उसको, कि अगर इमरान नवाज़ को कुचलना है तो अब जरदारी और नवाज़ को एक साथ नहीं कुचल सकते। ये बात वो बार बार बताते रहे इमरान को कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी बिलावल साहब हैं, क्योंकि वो आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि भाई हमें एक चेहरा भी सामने रखना है, अगर टोटल फेलियर हो जाता है इमरान का जो हो रहा है तो एक दूसरा चेहरा भी रखें। दूसरी ये कि हमें अगर बैलेंस ऑफ पावर करनी होगी तो ये बंदे को तो हमें हाथ में रखना है। तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा नरम गोशा दिया कि ठीक है यार तुम करो, अगर तुम्हें प्रोजेक्शन भी मिलता है, इलेक्शन की तकरीरें वगैरह करो, वहाँ पे पहुँचो, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वट जो भी अभी ये सब जो थ्योरियाँ चल रही हैं कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं, कितने इम्पार्शियल इलेक्शंस होते हैं, और का रिजल्ट इस पर भी बड़ा दारोमदार है। तो इस सब पेंगे तो चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब कि बिलावल साहब निकल जाएंगे PDM से, कतई नहीं। सियासत में आपकी बार्गेनिंग पोजीशन कब बनेगी? उस वक्त बनेगी जब आपके पास कोई ताकत होगी ना यार। अगर आप नवाज़ के साथ भी रहेंगे या PD में भी रहेंगे, आप ये करेंगे तो उसकी वजह से ही तो वो आपको देंगे ना कुछ, कि भाई चलो यार तुम इधर आ जाओ भाई, ये ले लो, आपके कुछ शराइत सुनेंगे, आपकी बातें मानेंगे, और आपको एक नैमुल बदल कि भाई जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अगर इमरान खान का रोल कम आगे पीछे होता है, और ये होता है क्योंकि ज़ाहिर है उससे तो वो नाला हो चुके हैं और कौम भी नाला हो चुकी है, तो डेफिनेटली उस पर इनका रोल बहुत बढ़ जाता है। और इस बात को वो पीपल्स पार्टी जिस तरह समझती है, वो PDM के साथ भी रहेंगे, लेकिन उनके ताल्लुकात पसे पर्दा चलते रहेंगे, लिहाजा वो किसी को बुरा नहीं कहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जो करना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, तो वो करें, क्योंकि उन पे चोट नहीं लग रही। उन पे चोट थोड़ी सी लगी है कि इमरान ने उनको इधर उधर नहीं दिया, लेकिन सिनोक फिर भी उनको मिल गई। और नवाज़ को तो पूरी चोट है ना, उसको तो कुचला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है उसकी पार्टी को। तो ज़ाहिर है वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, वो तो नाम भी लेगा, और हर वो काम करेगा जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑफेंसिव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऑफेंसिव हो रहा है, उसका बिल्कुल सही तरीक़ाकार है जो वो समझता है, और इनका तरीक़ाकार बिल्कुल सही है कि यार हमारा क्या है, बंदा हमें कुछ तो दिया हुआ है ना, अपने साथ तो चल रहे हैं, थोड़े और मिल जाएगा। जितना इमरान कमज़ोर होगा तब वो हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि मैदान में 3 खिलाड़ी। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। फिर अब लोग कहते हैं कि बिलावल ने एकदम बयान क्यों दिया? ठीक है, बिलावल के बयान जो ना, उसमें अगर देखा जाए तो उसने कोई बात ऐसी नहीं, उससे बड़े क्लियर कहा है कि नवाज शरीफ ने जब नाम लिए तो हमें धचका लगा, क्योंकि सियासत में आपको दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि खुले रखने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उन्हीं से बात करनी है। खिलाने वाला तो वही है ना यार, हम तो खिलाड़ी हैं। तो इन
वजूहात की बुना पर उन्होंने ये बात की, और उस कब की, जिस दिन बाइडेन साहब की कामयाबी की यकीन हो गया, यानी पता लग गया कि वो जीत रहे हैं। उसके 2 दिन बाद उन्होंने फिर ये बयान दे डाला बीबीसी को। तो आप इन तमाम चीज़ों को ज़रा निगाह में रखिए और जहन में रखिए कि अब उन्हें भी यकीन है कि कुछ ना कुछ हमारी अप्रोच नई आने वाले बाइडेन और उसके ग्रुप के साथ है, यानी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इस बात को किया। दूसरा, आर्मी को भी पैगाम देना था कि भाई इलेक्शन के वो कहा रहे हैं हम आपके साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, उनको कि भाई देखो हम आपके ज़ाती तौर पर मुखालिफ नहीं है। हमारा एक जनरल बात है कि ठीक है यार, सियासतदानों को भी एक तरीके से इतना हिस्सा मिलना चाहिए कि वो अपने आवाम के लिए कुछ कर सकें। तो उसके लिए हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि साहब इसको हटा दो, उसको बिठा दो, उसको लिटा दो, तो हम इसके खिलाफ हैं। यानी उन्होंने क्लियर एक पैगाम दे दिया। तो ये बात हो गई कि आने वाले दिनों की कहानी जो चल रही है। अब इसमें आने वाले दिनों में मजीद क्या होगा। अब जैसे एक साहब ने मुझे सवाल भेजा कि भाई जहांगीर तरीन पहुंच गए नदीम भाई, ये बताइए। मैंने कहा यार देखो, बात ही है जो मैं पहले ही अपने पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि भाई बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो ऑप्शंस हैं वो यही है। नंबर 1, जो हमेशा से करते आए हैं कि पार्टी को कुचल दो, नवाज की पार्टी को कुचलो। कुचलने के 2 तरीके होते हैं, उसके एमएनए एमपीएस को तोड़ दो अगर आपको इन हाउस चेंज करनी है। और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अब ये इन हाउस चेंज कर दें, क्योंकि अबूरी हुकूमत भी आप जो बनाएंगे कौमी हुकूमत तो बन नहीं। कौमी हुकूमत सिर्फ इसमें याद को अगर आपने तोड़ दी कौमी असम्बली तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। फिर इंतखाबात फौरी कराने 90 डेज में कराने पड़ेंगे, जो वो नहीं चाहते। और अगर हम जुडिशरी से कोई ऑर्डर कराएं, बांग्लादेश वाला फार्मूला कि 3 साल के लिए 2 साल के लिए जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए और फिर तमाम गंद साफ किया जाए और फिर दोबारा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, तो वो भी इस सिनेरियो में, जबकि जुडिशरी में मसला है, लॉयर बरादरी, वकला बरादरी में, लॉट ऑफ थिंग्स, तो इतना ईजी नहीं है ये कि वो इस खेल को करें और सामने लाएं। फिर उस तमाम फोर्सेस जो है ना, जिसमें इमरान भी अफेक्टेड होगा, ज़ाहिर पावर में है, जरदारी साहब, बिलावल भी अफेक्टेड होगा, सो मैनी थिंग्स। तो मेरा ख्याल है कि ये फरमा मेरी नज़र में, हो सकता है आगे चल के कुछ हालात क्या बने, लेकिन फ़िलहाल ये मुझे तो नज़र यही आता है कि इन हाउस तब्दीली कर दी जाए, उसमें ऐसा आदमी बनाया जाए जिस पे सबको इत्तेफाक हो, इमरान को भी हो, नवाज साहब को भी हो और जरदारी साहब को भी, और एक ऐसा यकीन दहानी करके एक ऐसा वो हो, और जिसमें तय भी कर लिया जाए, पहले से रोल तय कर लिया जाए कि भाई आर्मी की जो देखो प्रॉब्लम जो कहाँ आती है, जो पहले मैंने भी जाफरी का जिक्र किया, साहबजादा को बला बला, तो बंदा ये था कि वो इनका ये कहना होता है कि भाई देखो खारजा पॉलिसी हमारी होगी और फाइनेंस हमारे पास होगा, डिफेंस हमारे पास होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ जो झगड़ा होता है ना, वो जो मेन झगड़ा होता है वो आके खड़ा हो जाता है खारजा पॉलिसी, क्योंकि उनके हक अपना बयानिया है कि इंडिया के खिलाफ कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो करना है, जो भी। वो फिर सियासतदान जो हैं जब जाते हैं दूसरी सरबराहान मुमलिकत से मिलते हैं, बैठते हैं, यहाँ तो कुछ यकीनदानियाँ करते हैं, उनसे कहा जाता है तुम ये करो, तुम इंडिया से दोस्ती करो, दोस्ती नहीं करो तो कम से कम तिजारत बढ़ाओ, ये करो, या और भी मसाइल हैं। अफगानिस्तान में तुम्हें ये करना है, जो भी बनी है तालिबान की तंजीमें, पाकिस्तान वाली तालिबान है, उसको कंट्रोल करना है, वो ऐसा ना करें, इतनी ज़्यादा कार्रवाई ना करें, इंडिया में कार्रवाई ना करें, या वो ना करें। तो बहुत सारी बातें जिनकी वकीलदानी होती है, वो जाके कहते हैं हम कर देंगे। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के अपने मसले होते हैं, वो कहता नहीं यार इसको तो इतना करना है, अगर इतना पीछे कर दिया तो हमें ये नुकसान होगा, और इसको आगे करना है, इसको ये करना है, तो वहाँ इख्तलाफ आते राय हो जाता है। अब जैसे मेमो स्कैंडल का था, जरदारी साहब, हुसैन हक्कानी साहब ने जो भी किया है भारत, उसके अंदर तो उसमें ये होता है कि ताकत के अंदर लड़ाई है। अब वो आते हैं, वो मार के आसामा बिन लादेन को चले भी जाते हैं, पता नहीं लगता। अब सो मैंने कहानियाँ हैं इसके अंदर, मतलब इस लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकत को डिवीज़न करनी पड़ेगी कि भाई इतना रूल हम देने में तैयार हैं सिविलियन को, सिविलियन में माने क्या ठीक है, इतना आर्मी को देने पे या एस्टेब्लिशमेंट को देने पे तैयार है, ताकि मुल्क आगे चले। यार ये 70 साल से मुल्क तो तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है।
आवाम के लिए सोचो। ये तजर्बात से नहीं होगा कि नवाज को हटा दिया मुल्क बेड़ा गर्क हो गया, भुट्टो को बाधित हटा दिया मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इसे बांग्लादेश याहिया खान बन गया, बांग्लादेश बन गया, बलूचिस्तान की तहरीकें हैं, भुट्टी को मार दिया, ये सब बेकार है। खुदा के लिए आगे चलिए, हम सब मिलें, बैठें, बात करें और इस मसले का हल कर लेंगे, डिवीज़न कर दें। तो ये वो तमाम अवामिल हैं, ताकत का डिवीज़न मतलब ये कि कौन किसकी परसेंटेज क्या होगी पावर में और कितने किसके राइट्स होंगे, तो ये तय करें, आगे चलें। तो अब नज़र जो आता है कि मेरा खाली हाउस चेंज होना जा रहा है और इसलिए ज़रा जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा ग्रुप है, MNA MPs हैं, धड़ाधड़ वो भी मैदान में कूद रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि ये जो बाइडन साहब आए ना, शाह महमूद कुरैशी का काफ़ी डेमोक्रेट्स के लोगों में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, फिर इनका बेटा भी यहाँ पर सेनेटर्स के साथ, तो कहने का मकसद क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इनका भी लिंक है, तो इनके भी ज़रा थोड़े से हौसले बढ़े कि यार तो न्यूट्रल कैंडिडेट बन सकते हैं, वो उन पर वो इत्तेफाक राय भी हो सकता है। जहांगीर तरीन उसके दुश्मन है, क्योंकि जहांगीर तरीन भी तो वहाँ की सियासत का है ना, ये सराय की बेल्ट, तो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ज़ाहिर है वो भी वहाँ से चल पड़ेगा, नहीं भाई इधर से परवेज़ इलाही वगैरह भी थोड़ा तैयारी इसलिए देखा वो उस पर नहीं गए जो डिनर था इमरान साहब का, क्योंकि वो लड़ाई की बात नहीं है, वो अपनी हर आदमी देख रहा है कि इस वक्त अगर इन हाउस चेंज होती है तो क्या मेरा रोल क्या मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ वगैरह, क्या मैं बन सकता हूँ वगैरह में। तो जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते, लेकिन बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बादशाह गर इमरान को बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। तो कुछ होते हैं घोड़े दौड़े होते हैं और कुछ होते हैं घोड़े दौड़ाने वाले, तो ये तो घोड़े दौड़ाने वाले लोग हैं। तो इनका वहाँ पहुँचना, तो ये वो अवामिल हैं कि अब खिचड़ी पकती जा रही है, टाइम इज़ रनिंग और वक्त करीब आ रहा है सेनेट के इंतखाबात का। उससे पहले दम मस्त कलंदर अगर करनी है अपोजिशन, और उससे पहले अगर नवाज को कुचलना है या उसकी पार्टी को दबाना है या उसके MNA, ज़ाहिर उसको दबाने का मतलब ये होता है ना, MNA खरीद लो, MPs खरीद लो, इधर खरीद लो सब, क्योंकि सारी की कीमत है यार। चाइनीज़ कहावत है कि दुनिया में 99% लोगों की कीमत है, आपको कीमत से लगानी चाहिए। आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि यार आपने एक आदमी जो है वो वो रोज़ाना $1 लाख कमाता है या 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान में कमाता है और उसको आप जाके कहीं यार 50 लाख देंगे तो ये काम कर दें, वो क्या पागल है? आप उससे ज़्यादा देंगे। तो हर इंसान की कीमत है, कीमत लगाना सीखिए, सही कीमत लगाइए। जब भी सही कीमत आप लगाएंगे, यकीन मानिए सब बिकते हैं। कैपिटलिज्म है, सब कैपिटलिज्म है, हर इज़म ख़त्म हो गई। इवन चाइना भी जो तरक्की कर रहा है ना, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो वन पार्टी रूल ज़रूर है लेकिन सब चीज़ें उसने ख़त्म कर दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फ़रोग़ दे रहा है अपनी इंडस्ट्रीज़ को और इनको, और उन पर इंटरनेशनल भी और ये भी और इंटरनेशनल ट्रेड और ये, तो वो सारी का कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म, पैसा 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 पैसा। सियासी पार्टियां बनती हैं पैसे बनाने के लिए, कोई नज़रिया अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। MNA MP पैसे लगाते हैं कमाने के लिए, सेनेटर करोड़ों रुपए देते हैं पार्टी के सरबराहान को पैसा बनाने के लिए। हर आदमी का एक है, तो ये मफादात का खेल है। पैसे के अंदर ही ज़रूरी नहीं होता कि आप मफादात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार चलो अगर पैसा नहीं बनेगा तो मेरा प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा, मेरा नाम ज़्यादा होगा, मेरा ये होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो कहने का मतलब ये कि अब सब कुछ कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में मफादात हैं, मफादात का जो गेम है वो बिल्कुल सामने है। हर एक को नज़र आता है कि हर आदमी अपनी अपनी सियासी चाल अपने लिहाज से चलता है। ना शाह महमूद कुरैशी कमिटेड हैं कि 24 घंटे इमरान के पीछे चलते रहेंगे, अगर उनको मौका मिलेगा वो कहेंगे चल भाई चल। इसी तरह परवेज़ इलाही, ठीक है, आज तक वहाँ थे, कल उनको अगर उससे अच्छा मौका मिलता फबेहा। और लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, शेरवानियाँ सिलवा रहे हैं,
हालात को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इसीलिए जहांगीर तरीन भी वापस आए कि जो उनका पूरा ब्लॉक है MNS का, MPS का, PTI में उनका बड़ा ब्लॉक है जो खामोश है इस वक्त। जाहिर सी बात है कि हुकूमत के मज़े ले रहा है, लेकिन जब उथल पुथल होगी तो उनका भी रोल होगा। आप इमरान भी उनके पीछे भागने की कोशिश करेंगे यार, क्योंकि अगर अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात की बुनियाद पे और इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा कुर्बत भी है शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उसकी बुनियाद पे अगर वो करते हैं कोई जोड़ तोड़ द बादशाह गेम करते हैं अंदर ही खाना, तो लाजमी बात है कि इमरान साहब अब लेकिन सवाल है कि जहांगीर तरीन उनके खिलाफ कितने बढ़ गए। असद उमर और जो पूरा ग्रुप है उसके पीछे शाह महमूद कुरैशी और ये और आजम खान और बला बला जो भी उनके मुखालिफ ग्रुप है, वो सारे के सारे इस वक्त तो बड़े तैयार बैठे हैं। तो वो क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन इमरान को अगर नज़र आता है कि शाह महमूद कुरैशी और ये गेम खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फिर जहांगीर तरीन को आगे कर सकता है, या उसके अपने कहते हैं ना कि भाई यूटर्न लेना तो आसान है ना प्यारे यार, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त यार। ये तो सियासत है, सियासत तो मफादात का खेल है ना, नजरिया तो है ही नहीं। ताकत, पैसा, मफादात, तो मेरे भाई ये वो कहानी है। तो ये चीजें अब बिल्कुल खुल के सामने कुछ दिनों में आ जाएंगी। बिलावल साहब की बयानियां देखो PDM से चलते रहेंगे, ये मैं कहता हूँ, वो इतने पागल नहीं है। देखिए सियासत में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करके चलना पड़ता है कि बाबा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हर तरफ लॉलीपॉप करता, ताकि अगर उनको कोई अच्छी कीमत लगेगी ना भाई, कीमत तो मैंने कहा ना कि जो आपकी बिकता हर आदमी, लेकिन उसकी कीमत वो लगाओ जो जितना वो कमा रहे उससे ज़्यादा हो। अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो बिलावल साहब एस्टेब्लिशमेंट की गोद में तैयार है, नवाज भी तैयार है, आज उनको तमाम चीज़ें दे दो। शहबाज शरीफ ने पहले ही कहा था कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, जो कुछ तुम्हें इमरान दे रहा है उससे हम दुगनी चीज़ें देने में तैयार हैं भाई, आ जाओ। लेकिन बहरहाल वो बात नहीं बन सकी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस वक्त जब वो पावर में थे नवाज साहब, तो इतनी मामला बढ़ चुके थे कि वो घायल होने जो हो जाए ना, जख्मों को भरने में टाइम तो लगता है ना यार, तो टाइम तो लगेगा। तो इसलिए वो बात नहीं चढ़ी। फिर जाहिर उन्होंने दूसरे को लीडर बना के खड़ा कर दिया इमरान को। तो अगर वो कहते हैं कि यार इससे करो, तो इमरान का तो दोनों पंजाब से ना भाई, एक मैदान में दो तलवारें, एक जंगल में दो शेर, और एक मुल्क में दो बादशाह तो नहीं रहेंगे, तो लाजमी मफादात का टकराव तो होगा। अब ये सब चीज़ें, लेकिन मैं बात की बात भी करता हूँ, उसके बाद क्या होगा, आप तोड़ देंगे। तो अभी तो ये सियासत चल रही है कि बाबा अंदरूनी खाना क्या होगा, इन हाउस चेंज क्या होगा, या फिर वो बांग्लादेश वाला निज़ाम और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत तला बला। लेकिन बहरहाल टाइम कम है, टाइम इज अप्रोचिंग प्रीटी फास्ट। बिलावल साहब भी खेल रहे हैं कि यार देखो, अगर आर्मी का गुन्ना गोश है तो मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ फेयर इलेक्शन करवा देगी, कुछ सीटें मिल जाएंगी मुझे। अब 24 सीटें हैं यार, उसमें मिलेंगी क्या आपको, कोई मिल भी गई 8 सीटें, 2 फजलुर रहमान की हैं, वो तो फिर भी मतलब कि इलेक्टेबल का खेल है। इमरान ने भी काफ़ी लोग ख़रीद लिए हैं, तोड़ लिए हैं, पूरी नवाज लीग की जो हुकूमत थी वो पूरे लोग वहाँ चले गए, फिर इस पार्टी के भी बड़े एक आध लोग टूट के चले गए। तो यार ये तो पता नहीं कि क्या होगा, कि शायद मुझे वहाँ को मिल जाए, वहाँ हुकूमत अगर मिल जाती है, ये मेरा एक प्रोजेक्शन होगा एज ए लीडर, क्योंकि अभी मैं लीडर बन सकूँ, शायद मैं पंजाब में थोड़ा बहुत कुछ इनरूट्स कर सकूँ कि यार ये तो वाकई दूसरी सूबे में अभी ये पार्टी सिर्फ जो है वहाँ की पार्टी नहीं रही है सिंध की, बल्कि थोड़ी सी दोबारा तो कुछ जोश खरोश आएगा, कुछ पंजाब में आता है, हमारा ढांचा तो बना हुआ है। दोबारा हर आदमी अपने मफाद का गेम खेलता है और खेलना भी चाहिए, ज़ाहिर है सियासत में आए इसीलिए। तो ये सिनेरियो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं जो सिर्फ बात कहता हूँ कि अगर आप ये सब कर लिया तो ये आर्टिफिशियल है ना, आपने तोड़ दिया जो भी कर लिया खुद में, लेकिन क्या नवाज की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं। आप उसको 2 साल धक्का दें, 5 साल धक्का दें, 3 साल धक्का दें, वो उसकी आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें वक्ती हल होते हैं। इसमें से अब बोले भुट्टो के करने के बाद आज तक उसका फैज़ की रूह भटक रही है, आपने गलती की थी और आज तक उसका फैज़ पीस पार्टी खा रही है। आपने अल्ताफ को कुचल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे कुछ भी पीटी है। अगर आज फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं नहीं समझता कि अल्ताफ इजीली वहाँ ना जीत जाए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे बने हुए MNA MPs अल्लाह बला कुछ नहीं है, इन्हें ज़ीरो। वहाँ के लोग कहते हैं यार हमारे मसाइल तो वहीं के वहीं,
तो प्रॉब्लम वही है। इसी तरह नवाज को आप तोड़ लो, फोड़ लो, खरीद लो, बेच दो, जो भी कर लो, उसके MNA MPA सेनेटर बला 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 जो भी कर लेंगे, उसकी आवाज़ रहेगी। मरियम की एक बहुत बड़ी फॉलोअर्स उसके साथ रहेंगे और अल्टीमेटली वही होगा कि फिर आपको कहीं ना कहीं, अब ये एक फेस होता है, 2 साल आप गुजार लोगे, 3 साल गुजार लोगे, 4 साल, अल्टीमेटली तो आपको फिर 2 साल बाद इलेक्शन तो करना होगा। जब इलेक्शन करना होगा या कराना होगा तो मेरे भाई फिर उसको तो आप नहीं रोक सकते ना यार। वो तो फिर कहते हैं कि जब इतनी अवामी मकबूलियत हो जाती है तो वो कहते हैं कि यार ये वडेर के खिलाफ हम गधा भी खड़ा करेंगे तो गधा भी जीतेगा। तो बात हो जाती है शहरों में, कहाँ तक जहाँ पे आज़ादी, माशी आज़ादी। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब की आवाज़ है नवाज, और उसको आप इतनी इजीली मेरे ख्याल से कुचल नहीं सकते। पार्टी तोड़ सकते हैं, पार्टी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो आवाज़ उसकी रहेगी और आवाज़ मरियम के पीछे चलेगी, क्योंकि वो तो ज़ाहिर स्टेज में आ गए कि वो शायद अब ना वो सिर्फ बोलेंगे, लेकिन जो आवाम जो है उसकी लीडर मरियम रहेंगी। और आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि मरियम विल बी द बहुत बड़ी लीडर होंगी और आ जाने, हो सकता है कि पावर में भी आ जाएं, जैसे बेनज़ीर भी पावर में आ गई थी क्योंकि भुट्टो की रूह को लेकर आई थी। तो अब आज यहाँ तक इंशाअल्लाह ताला